सेठ मनोहर लाल एक व्यापारी थे। गांव में वो अपनी पत्नी और इकलौती बेटी के साथ रहते थे। सेठ मनोहर लाल का व्यापार अच्छा चल रहा था। उसे बस एक ही बात की चिंता थी और वो थी बेटी के ब्याह की। शादी ब्याह के मामले में खर्चा भी बहुत होगा, इसलिए मनोहर लाल खूब मेहनत करता था। वो अपने व्यापार के सिलसिले में अक्सर दूसरे नगरों में जाया करता था। एक दिन सेठ मनोहर लाल को कुछ सामान खरीदने के लिए दूसरे नगर जाना था। सफर पर निकलने से पहले सेठ जी ने अपनी बेटी से पूछा कि मैं तुम्हारे लिए क्या उपहार लेकर आऊं। बेटी ने कहा, आप मेरे लिए खूब सारे फल लेकर आना। जब मनोहर लाल घर को वापस लौट रहे थे तो रास्ते में ही एक भयानक तूफान ने उन्हें घेर लिया। रात बहुत हो चुकी थी और बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, और ऊपर से सेठ जी बहुत ज्यादा थक भी चुके थे। तभी उनकी नजर दूर जलती हुई एक लालटेन की रोशनी पर पड़ी। वहां पहुंचकर सेठ जी ने देखा कि वो रोशनी टूटी फूटी झोपड़ी से आ रही थी। एक बार तो सेठ जी उस टूटी फूटी झोपड़ी में जाने से हिचकिचाने लगे, लेकिन आंधी और बारिश की वजह से वो अपनी हैसियत भूलकर उस झोपड़ी में चले गए। अंदर एक बांस पर लालटेन लटकी थी और उसकी धीमी रोशनी में मैले कुचले कपड़े पहने हुए एक नौजवान खटिया पर बैठा था। झोपड़ी की छत से जगह जगह से पानी टपक रहा था। वो नौजवान व्यापारी को देखते ही खड़ा हो गया और सेठ जी को खटिया पर बैठने के लिए कहा। सेठ ने उसे बताया कि वो कौन है और किस तरह से इस तूफान में फंस गए। उन्होंने उस नौजवान से रात झोपड़ी में रुकने की अनुमति मांगी तो वो तुरंत तैयार हो गया। उस युवक ने अपना नाम भोला बताया। भोला ने चूल्हे पर चढ़ी हुई हांडी में से दाल और चावल निकालकर सेठ जी को परोस दिए तो सेठ मनोहर लाल बोले, अरे नहीं बेटा, ये तुम खा लो। लेकिन भोला ने उनकी एक ना सुनी और सेठ जी को खाना ही पड़ा। भूख इतने जोरों से लगी थी कि वो साधारण सा भोजन भी उन्हें छप्पन भोग जैसा लगने लगा। खाना खाकर और हाथ मुंह धोकर जब वो खटिया पर बैठे तो सेठ जी की नजर वहां पर रखी, हांडी पर पड़ी जो खाली हो चुकी थी। सेठ ने भोला से कहा, तुमने सारा भोजन तो मुझे ही खिला दिया, अब तुम क्या खाओगे? ये सुनते ही भोला मुस्कुराया और झोपड़ी से बाहर निकल गया। कुछ ही पलों में वो अंदर आया तो उसके हाथों में कुछ फल थे। फल देखते ही सेठ जी को अपनी बेटी के लिए उपहार की याद आ गई। भोला ने फलों को धोया, काटा और फिर सेठ जी के साथ मिलकर खाने लगा। फलों का स्वाद तो मानो शहद से भी ज्यादा मीठा था। सेठ जी हैरान थे, इतनी रात को ये युवक ये फल कहां से लेकर आया है? खैर, रात बहुत हो चुकी थी। सेठ जी खटिया पर सो गए और भोला जमीन पर ही लेट गया। सुबह तक तूफान थम चुका था और सूरज अपना प्रकाश चारों तरफ फैला चुका था। अपने जीवन में उन्होंने इतना सुंदर बागीचा कभी भी नहीं देखा था। रंग बिरंगे फूलों से भरी क्यारियां और उनके बीच में तरह तरह के फलों से लदे हुए पेड़, जमीन पर हरी हरी घास लहरा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग ही धरती पर उतर आया हो। तभी उन्हें सामने से आता हुआ भोला दिखाई दिया। सेठ जी ने बगीचे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, ये बागीचा किसका है? भोला ने मुस्कुराते हुए बताया, ये बागीचा उसी का है। इतने सुंदर बागीचे का मालिक एक टूटी फूटी झोपड़ी में। ये बात सेठ मनोहर लाल की समझ में नहीं आ रही थी। सेठ जी के पूछने पर भोला ने बताया कि कुछ साल पहले ही उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। बस एक यही जमीन का टुकड़ा उसके पास था और भोला ने ही इसे अकेले सींचकर फल फूल लगाए हैं। उसने आगे बताया कि फल फूल बेचकर उसे थोड़ा पैसा मिल जाता है और कभी कभी तो लोग मुफ्त में ही ले जाते हैं। भोला की ये कहानी सुनकर सेठ मनोहर लाल को बहुत ही दुख हुआ कि इतना मेहनती लड़का और इतनी गरीबी में रह रहा है, और गरीब होते हुए भी उसने मुझे रुकने के लिए आसरा दिया और खाना भी खिलाया। उसके संस्कार देखकर मनोहर लाल को वो मन भा गया। भोला से विदा लेकर सेठ जी अपने घर पहुंचे। जैसे ही बेटी ने दरवाजा खोला तो वो बोल उठी, मेरे फल कहाँ है? बेटी को देखते ही सेठ जी की सारी थकान उतर गई। सेठ जी ने कहा, अरे बैठने तो दे, फिर देता हूं तेरे फल। सेठ जी ने अपनी पत्नी और बेटी को अपने पास बिठाया और रात की सारी बात बताई भोला, और उसके बागीचे के बारे में भी सब बताया। वो दोनों भी सुनकर बहुत हैरान थे। अगले दिन सेठ जी वापस भोला से मिलने गए। दोनों बैठकर बातें करने लगे। तब सेठ मनोहर लाल ने उसे बतलाया कि वो भोला के साथ मिलकर फूलों और फलों की खेती करना चाहते हैं। सेठ जी ने उसे अपने साथ व्यापार करने का न्योता दिया। उस अनाथ भोला को मानो किसी पिता समान व्यक्ति ने ऐसा कहा तो वो तुरंत ही तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद भोला अपने बाग बगीचे बेचकर सेठ मनोहर लाल के पास पहुंचा। उसे देखकर सेठ जी बहुत खुश हुए। सेठ जी ने उसका बहुत आदर सत्कार किया। दोनों खेतों की तरफ चल पड़े। सेठ जी ने
इन खेतों को बागीचा बनाने के लिए कहा तो भोला की खुशी का ठिकाना ही न रहा। उसने अगले दिन से ही काम शुरू कर दिया। समय बीतता गया और भोला की मेहनत रंग लाने लगी। वो खेत जो बंजर से पड़े हुए थे, फूलों और फलों की महक से दूर दूर तक महकने लगे। उसके फूलों की खुशबू मीलों तक जाती थी। दूर दूर से लोग उसके फल और फूल लेने के लिए उसके पास आने लगे। कुछ बड़े नगरों के व्यापारी भी वहीं से खरीदारी करने लगे। भोला बस अपना पूरा ध्यान खेतों पर ही लगाता था, जबकि बेचने और खरीदने का काम सेठ मनोहर लाल करते थे। दोनों ही अपने अपने काम के माहिर खिलाड़ी जो थे। भोला ने अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी न आने दी और देखते ही देखते उनका व्यापार आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। सेठ मनोहर लाल भोला की मेहनत के बदले में अच्छी तनख्वाह देते थे। एक बार भोला के मन में ख्याल आया कि खेतों पर पूरी मेहनत वो अकेला करता है और फल और फूलों की खेती उसी की वजह से चल रही है। सेठ जी तो बिना किसी मेहनत के ही मुनाफा कमा रहे हैं। वो खेतों के मालिक हैं तो क्या हुआ, मेरी मेहनत के बिना वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मुझे भी व्यापार में आधा हिस्सा मिलना चाहिए। ये सिर्फ तनख्वाह से मेरा गुजारा नहीं चल सकता। ये बात भोला ने सेठ मनोहर लाल को भी बता दी। सेठ मनोहर लाल को भोला से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने भोला से कहा कि ये सच है कि ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, पर व्यापार की शर्तें तो हमने पहले से ही तय कर ली थी और उसमें तुम्हें मुनाफे का हिस्सा देना तय नहीं था। सेठ जी ने कहा, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर नहीं है। भोला बोला, तो फिर ठीक है, इस महीने के आखिर में आप मेरा हिसाब कर दो, मैं काम छोड़ दूंगा। घर जाकर सेठ जी ने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। भोला मुनाफे में हिस्सा मांग रहा है, ये सुनकर उनकी पत्नी को भी बहुत ही हैरानी हुई। तब सेठ जी की पत्नी ने कहा, देखो जी, ये बात तो सही है कि जब से भोला हमारे साथ जुड़ा है, हमारा व्यापार दुगना नहीं बल्कि चौगुना हो गया है, और ये सब उसकी मेहनत और लगन से ही संभव हुआ है। अगर उसने हमें छोड़ दिया तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मेरे पास एक योजना है जिसमें हम सबका फायदा ही फायदा होगा। एक तीर से दो नहीं बल्कि 3 निशाने लग जाएंगे। सेठ जी ने कहा, तो फिर सोच क्या रही हो, जल्दी बताओ तुम्हारी योजना। पत्नी ने कहा, भोला एक मेहनती लड़का है और ईमानदार भी, तो क्यों न हम अपनी बेटी का विवाह भोला से करवा दे। वो हमारा दामाद बन जाएगा तो व्यापार में हमारा हिस्सेदार अपने आप ही बन जाएगा और फिर हमको छोड़ के जाने की बात भी नहीं करेगा, और इस तरह से हमारी बेटी का घर भी बस जाएगा और हम सबकी समस्याओं का हल भी हो जाएगा। सेठ को पत्नी की बात जच गई। अगली सुबह सेठ ने भोला के सामने अपनी बेटी के साथ विवाह का प्रस्ताव रख दिया। भोला ने सेठ जी की बेटी को पहले से ही देख रखा था। वह सुंदर भी थी और समझदार भी। वो झट से इस विवाह प्रस्ताव के लिए मान गया। आखिरकार उसे भी तो एक अच्छे परिवार में रिश्ता जोड़ने में बहुत ही खुशी जो महसूस हो रही थी। फिर सेठ जी ने एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा दी और फिर सब मिलकर एक ही परिवार की तरह रहने लगे। इस तरह से सेठ की पत्नी ने एक ही तीर से एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 निशाने साध दिए।